नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे एक विश्वव्यापी समस्या के रूप में जिसे अल नीनो कहा जाता है। ये अल नीनो क्या है तथा इस अल नीनो जैसी जलवायु संबंधी एक विशेष प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से विश्व का या विश्व की जलवायु प्रभावित होती है, किस प्रकार से विश्व के अलग अलग भागों में इसका प्रभाव वहाँ की जलवायु के ऊपर देखा जाता है। अल नीनो क्या है, इसके संदर्भ में हम बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं। ये जो क्लास है वो बीए तृतीय वर्ष के लिए है, तो यहाँ हम इसे एक पर्यावरणीय समस्या के रूप में पढ़ेंगे। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पर दो घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। एक घटना जिसके ऊपर लिखा हुआ है अल नीनो और दूसरी जो घटना है जिसे ला नीना कहा जाता है। अब अल नीनो एवं ला नीना में क्या फ़र्क है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो प्रवाह है वो आपको इस दिशा के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। या फिर यूँ कहे कि अल नीनो कहाँ घटित होने वाली प्रक्रिया है, तो यह पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर के अंतर्गत घटित होने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रकार से ला नीना जो घटना है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रशांत महासागर के अंदर ही घटित हो रही है, लेकिन इसमें जो प्रवाह है उस प्रवाह की जो दिशा है वह नॉर्थ अमेरिका तथा साउथ अमेरिका के मध्य में स्थित पेरू से ऑस्ट्रेलिया की तरफ या फिलीपींस की तरफ है। यानी यहाँ पर जो गर्त है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर की तरफ पापुआ न्यू गिनी में बन रहा है, और यहाँ पर जो गर्त बन रहा है वो इस प्रकार से यहाँ पर पेरू तट के पास बन रहा है। तो दोनों ही घटनाओं के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो पानी का जो फ्लो है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, उसी प्रकार से महासागरीय जल की जो धाराएं होती हैं वह भी इसी प्रकार से ज़्यादा एवं ठंडे जल का जो प्रभाव है उन पर भी पड़ता है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अल नीनो क्या होता है तथा इसका क्या प्रभाव विश्व की जलवायु पर या विश्व के पर्यावरण पर इसका प्रभाव रहता है। परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे कि अल नीनो क्या है। अल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वेडोर तथा पेरू देशों के सागर तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। यानी यह ऐसी घटना है जो प्रशांत महासागर का वह भाग जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर इक्वेडोर और पेरू से लगता है, वहाँ पर कुछ सालों के मध्य एक विशेष प्रकार की घटना घटित होती है, उसे अल नीनो कहते हैं। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है। उथल पुथल का अर्थ है कि यहाँ का जो जल है उस जल के तापमान में भारी मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलता है। इससे समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। यानी सतही जल यानी पूरा का पूरा ओशन का वाटर का जो टेम्परेचर है वह चेंज न होकर केवल और केवल समुद्र का जो ऊपरी भाग है जहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच जाती है, या फिर हम कहें कि जो सागरीय जल की जो ऊपरी सतह है उस सतह के तापमान में भारी मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने सूर्य का नाम लिया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो घटना है वो सूर्य के तापमान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से इसका जो संबंध है वह सूर्य से जरूर हो सकता है। अल नीनो शब्द की जो उत्पत्ति है वह स्पेनिश भाषा के शब्द से मानी जाती है,
और इसका अर्थ होता है शिशु, यानी छोटा बालक। और ये छोटा बालक कौन है? तो ये जो घटना है यह कुछ सालों के अंतराल पर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के आसपास घटित होती है। तो इस प्रकार से ये जो घटना है ये मुख्य रूप से दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास होती है। इसी कारण ईसा मसीह के जन्म का समय जो 25 दिसंबर को माना जाता है, और इसी के कारण इसे अल नीनो यानी एक छोटे बालक यीशु के रूप में इसे कहा गया कि यीशु का जन्म होता है उसी समय यह घटना घटित होती है। और इसी समय पुराणों में या ईसाई धर्म के विभिन्न जो ग्रंथ है उसमें वहाँ के निवासियों ने, हो सकता है इसका नाम इसी कारण अल नीनो रखा। अल नीनो के अंतर्गत जब सागरीय जल काफ़ी अधिक गर्म होने लगता है तो वह सतह पर ही रहता है। इससे समुद्र के नीचे का जो पानी होता है वह ऊपर नहीं आ पाता है, या उसमें एक प्राकृतिक रूप से रुकावट उत्पन्न होती है। अब रुकावट किस प्रकार से उत्पन्न होती है तो आप देख सकते हैं कि इस समय दो घटनाओं को हम साथ जोड़ सकते हैं कि अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका, अब दक्षिणी अमेरिका में ये घटना यहाँ पर घटित होती है और इस दिशा से यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वेटर भी पास यहीं से होती है। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर ट्रेड विंड्स काफ़ी मंद हो जाती है या इसका प्रभाव कम हो जाता है, उसके कारण तथा एक ऐसा फिनोमेनन यहाँ पर बनता है कि यहाँ से इस दिशा में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो गर्म जल का जो प्रभाव है वह यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पेरू के तट का जो तापमान है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तापमान अधिक बढ़ जाता है तथा साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स है वो भी यहाँ पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। इस कारण यहाँ पर तापमान काफ़ी कम हो जाता है। तापमान के कम हो जाने के कारण इस तट पर आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में सामान्य स्थिति क्या रहती है कि यहाँ पर जैसे ही ये पानी आपका गर्म होता है, ट्रेड विंड्स जो रहती है इस पानी को थोड़ा सा यहाँ से हटा देती है और यहाँ पर पहुँचा देती है। लेकिन यहाँ पर गर्म पानी की उपस्थिति होने के कारण यहाँ पर इस गर्म पानी का जो ऊपरी भाग ट्रेड विंड्स के द्वारा हटा दिया जाता है और नीचे से ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती है और उसी के साथ साथ नीचे से जो ठंडा पानी है वह ऊपर की ओर एक प्राकृतिक तरीके से आता है। इसी कारण यहाँ पर समुद्री जीवों के लिए भोजन भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से कई घटनाएं इस एक घटना से जुड़ी हुई है और क्या प्रभाव रहता है, बढ़ते हैं आगे। सामान्यतः समुद्र की गहराई में से जो ठंडा पानी ऊपर आता है उस पानी के साथ काफ़ी अधिक मात्रा में समुद्री जीवों के लिए, मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ वहाँ पर ऊपर की ओर ला दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके फाइटोप्लैंक्टन्स जो है उस फाइटोप्लैंक्टन्स का जो उपयोग है वह जू प्लैंक्टन्स के माध्यम से किया जाता है और जो जू प्लैंक्टन्स है उसका उपयोग मछलियों के द्वारा किया जाता है। और जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स एवं मछलियाँ रहती हैं वहाँ पर मछुआरे भी रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक फिशिंग पॉइंट के रूप में वो विकसित होता है। लेकिन अल नीनो के कारण ये प्रक्रिया रुक जाती है, मछलियों का खाना ऊपर की ओर नहीं आ पाता है, मछलियाँ मरने लगती है और मछुआरों के लिए यहाँ पर मछलियाँ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती। और ये वह समय होता है जब मछुआरों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की खाद्य सामग्री के रूप में मछलियाँ प्राप्त नहीं होती। एक बार शुरू होने के बाद ये जो प्रक्रिया है कई सप्ताह और कई महीनों तक चलती है, यानी कई महीनों तक वहाँ पर मछलियाँ बिल्कुल नहीं देखी जाती है या देखी भी जाती है तो वह काल का ग्रास या फिर मरी हुई मछलियाँ देखने को मिलती। कारण कि वहाँ का जो तापमान है पानी का वो काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। अल नीनो
अक्सर 10 साल में 2 बार होती है, कभी कभी 10 वर्षों में ये 3 बार भी देखने को मिलती है। अब अल नीनो क्या है? तो हवाओं की दिशा बदलने, कमजोर पड़ने या समुद्री सतह के जल के तापमान की बढ़ोतरी की विशेष भूमिका होती है। ये सभी मिलकर इस अल नीनो घटना के लिए उत्तरदायी होते हैं। अल नीनो एक का प्रभाव ये भी होता है कि वर्षा के क्षेत्र बदल जाते हैं। वर्षा के क्षेत्र बदल जाने का अर्थ होता है कि जिस वर्ष अल नीनो का प्रभाव देखा जाता है, उस वर्ष ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश अधिक होती है, उन सभी क्षेत्रों में उस समय सूखा गिरता है या सूखा पड़ता है। इसी प्रकार से वे सभी क्षेत्र जो रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं या शुष्क या प्राय शुष्क रहते हैं, उन क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ जैसी बारिश होती है। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर इस घटना के दौरान बारिश होती है और जो पूर्वी किनारे होते हैं वो सूखे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य स्थितियाँ होती हैं। तो सामान्य स्थितियों में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर अच्छी बारिश होती है, लेकिन इस घटना के दौरान महाद्वीपों के पूर्वी किनारे जो होते हैं वो सूखे रह जाते हैं, वर्षा के क्षेत्र बदल जाते हैं। परिणाम स्वरूप विश्व के ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने लगती है और कभी कभी इसके विपरीत भी हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एकदम से 10 साल के बाद अगर बारिश के क्षेत्र बदल जाए तो हमारी जैव विविधता, हमारे पर्यावरण और हमारी जलवायु के लिए ये काफ़ी खतरनाक होता है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत यानी भूमध्य रेखा से लगा हुआ जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, उसकी समुद्री तापमान में और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए हुए बदलाव को हम अल नीनो कहते हैं। ये पूरे विश्व के मौसम को अस्त व्यस्त करता है, यानी इसका प्रभाव केवल एक महाद्वीप पर न होकर पूरे के पूरे विश्व में जितने भी जो महाद्वीप हैं उन सभी महाद्वीपों पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। यह बार बार घटित होने वाली प्रक्रिया है जो प्रशांत महासागरीय तट जो दक्षिणी अमेरिका के पास पेरू एवं इक्वाडोर के पास लगा हुआ है, वहाँ पर घटित होती है। क्रिसमस के पास घटित होती है, इसलिए इसे अल नीनो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बालक यीशु। प्रशांत महासागर का जो पानी है वह इस प्रक्रिया के दौरान काफ़ी तेज़ गति से गर्म होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर मौसमिक बदलाव देखने को मिलती है। ये लगभग 8 से 10 महीनों तक बनी रहती है। अब किस प्रकार की घटना होती है? तो सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत देखें तो आपके सामने दो यहाँ पर आप देशांतर देख सकते हैं। एक तो 80 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है तथा 120 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर इक्वाडोर और पेरू का तट है और यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेटर है, सॉरी 120 डिग्री ईस्ट का जो स्थान है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का तट है तथा 80 डिग्री पश्चिमी जो देशांतर रेखा है वहाँ पर आपके पेरू का तट है। दोनों ही फिनोमिनन में देखिएगा कि जहाँ पर ये हवाएं हैं तो यहाँ पर 80 डिग्री पश्चिमी जो देशांतर है उसके ठीक ऊपर स्थित जो भाग है जो आपके इक्वाडोर या फिर हम कह लीजिए कि ये जो भाग है ये आपका दक्षिणी अमेरिका का है। इस दक्षिणी अमेरिका के भाग से यहाँ पर गर्म हवाएं यहाँ से हटा दी जाती हैं और भूमध्य रेखा के सारे ये हवाएं इस गर्म जल को कहाँ पहुँचा देती हैं? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के तट पर पहुँच जाती। इस प्रकार से गर्म जल की उपस्थिति जब यहाँ पर हो जाती है तो यहाँ पर संवहनीय धाराएं उठती है, उससे बादल बनते हैं और बादल से यहाँ पर धीरे धीरे कह सकते हैं बारिश होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनता है कि सामान्य स्थिति में गर्मियों के मौसम में आपका जो मलेशिया के जो तट है, जो आपके इंडोनेशिया के तट है, वहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिलती है।
लेकिन जब अल नीनो आता है तो यही स्थितियाँ बदल जाती है। गर्म पानी की जो दिशा है वो बदल जाती है। पूरा का पूरा जो गर्म पानी है वह दक्षिणी अमेरिका के तट पर एकत्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में दक्षिणी अमेरिका के तट के पास स्थित अटाकामा मरुस्थल में तो भयंकर बारिश देखी जाती है, और जो मानसूनी जो प्रदेश है इंडोनेशिया का, मलेशिया का, भारत के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश का जो फिनोमिनन है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार की अल नीनो कंडीशंस में यहाँ पर भारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अल नीनो एक प्राकृतिक घटना के रूप में देखी जाती है। इस स्थिति में यानी अल नीनो में जो व्यापारिक पवनें होती हैं, जो गर्म सतही जल होता है जो दक्षिणी अमेरिका के तट के पास स्थित होता है, उसे वहाँ से हटाकर वो ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की ओर धकेलते हुए प्रशांत महासागर के किनारे किनारे पश्चिम की ओर को बहती है। तो व्यापारिक हवाएं ये सामान्य स्थिति में इस प्रकार से बहती है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के पास गर्म पानी इकट्ठा होता है और वहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिलती है। पेरू के तट पर पास सामान्य स्थिति में ठंडा जल होता है, पोषक तत्वों से समृद्ध होता है, क्योंकि नीचे से जब ठंडा पानी आता है तो अपने साथ विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को लेकर आता है। तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिशिंग इंडस्ट्री, फिशर्स, फिश सभी वहीं पर देखने को मिलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विविध पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो मछलियाँ हैं उनको वहाँ पर जीवन प्रताप प्राप्त होता है। लेकिन जब अल नीनो आता है तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक पवनें मध्य एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में बिल्कुल शांत होती है। इससे जो गर्म जल है जो सतह पर जमा हो चुका था वह पुनः वहाँ पर जमा होने लगता है, क्योंकि वहाँ से उस गर्म जल को वह व्यापारिक पवनें हटा नहीं पा रही है, क्योंकि वह शांत हो चुकी है, जिसके कारण ठंडे जल का जमाव वहाँ पर होने लगता है, और ऐसी स्थिति में पोषक तत्वों का नीचे खिसकना प्रारंभ हो जाता है। जब पोषक तत्व नीचे खिसकने लगते हैं तो वहाँ पर मछलियों का भोजन काफ़ी नीचे गहराई पर पहुँच जाता है। ऐसे में उस मछलियों का नाश होना शुरू हो जाता है। मछलियों पर निर्भर रहने वाले समुद्री जो पक्षी होते हैं उनके लिए भी भोजन की कमी हो जाती है, और इस प्रकार से वहाँ पर अल नीनो प्रभाव देखा जाता है। अनेक विनाशों के कारण अल नीनो को माना गया। इंडोनेशिया में 1983 का काल हो, चाहे सूखा जो ऑस्ट्रेलिया में अक्सर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग जाती है, कैलिफोर्निया में भारी बारिश होती है, पेरू तट के पास जो एकोवी मत्स्य क्षेत्र है वह नष्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर मछलियों का खाना नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी जो घटनाएं हैं वह इसी से संबंधित मानी जाती है। कई बार इससे अमेरिका में बाढ़ आ जाती है, चीन में भयंकर आंधी चलती है, ऑस्ट्रिया में सूखा पड़ता है, और ब्राज़ील के आंशिक भागों में जंगल की आग लग जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पूरे विश्व में इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। हिंद महासागर में भी मानसूनी पवनों का जो प्रवाह है वो इससे काफ़ी प्रभावित होता है। जब प्रशांत महासागर में दबाव की उपस्थिति अत्यधिक हो जाती है तब हिंद महासागर से अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया की ओर ये जो प्रवाह है वो कम होने लगता है। इस प्रकार से ये घटना पूरे विश्व में काफ़ी अधिक प्रभाव दिखाती है। अब इसके अलावा अल नीनो का प्रभाव क्या क्या है, तो सामान्यतः जो शक्तिशाली व्यापारिक पवनें हैं वो पश्चिम की ओर उष्णकटिबंधीय प्रशांत कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है वहाँ पर चलती है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले बात करते हैं महासागरों का प्रभाव। अल नीनो के कारण समुद्रों के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तापमान के वृद्धि के कारण सागरीय जो धाराएं हैं उसकी गति एवं उसकी जो शक्ति है वो भी प्रभावित होती है। तटीय क्षेत्रों में जहाँ कहीं पर भी मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी अमेरिका या उससे आगे तक का जो मौसम होता है वो पूरा का पूरा प्रभावित
होता है। बारिश में वृद्धि या वर्षा में वृद्धि, गर्म जल जब सतह पर काफ़ी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो पेरू का जो तट है वहाँ पर सामान्य स्थिति में बादल नहीं बनते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अल नीनो के प्रभाव में वहाँ पर बादल बनते हैं और वहाँ के मरुस्थलों में, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में भयंकर बारिश होती है। इसी वजह से दक्षिणी अमेरिका में भारी बारिश होती है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का सामना करना पड़ता है, अपर्दन की घटनाएं वहाँ पर घटित होती हैं। बाढ़ एवं सूखे के कारण विभिन्न प्रकार के रोग और उनसे जनित विभिन्न प्रकार की बीमारियां वहाँ पर पनपती हैं। अल नीनो की वजह से बाढ़ जो आती है तो विश्व के कुछ हिस्सों में हैजा, डेंगू, मलेरिया जैसे मामले भी देखे जाते हैं। वहीं अगर काफ़ी सूखा गिरता है तो जंगलों में आग जैसी घटनाएं देखने को मिलती। सूखा यानी जो सामान्य स्थिति है उसमें जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश होती है, लेकिन अल नीनो जब आता है तो वो जो जंगल है वो काफ़ी सूखने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पर आग लगने की जो घटना है वो बढ़ सकती है और उससे हमारी श्वसन जैसी समस्या भी उत्पन्न होती है। कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि अल नीनो के कारण अटलांटिक महासागर में तूफान की जो घटनाएं हैं उसमें कमी आ जाती है। दक्षिणी अमेरिका में अल नीनो के कारण दक्षिण अमेरिका में काफ़ी बारिश होती है और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखे जैसी घटनाएं होती हैं। सूखे की घटनाओं के कारण यहाँ पर जलापूर्ति का संकट उत्पन्न हो जाता है, जलाशय सूख जाते हैं, नदियों में पानी की कमी हो जाती है, उससे कृषि प्रभावित होती है क्योंकि उसकी सिंचाई प्रभावित होती है और इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार से पश्चिमी जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है जिसमें आपके ऑस्ट्रेलिया और आसिया जो ऑस्ट्रेलिया है तथा एशिया है उससे जो सीमा लगती है तो वहाँ पर गर्म जल इकट्ठा वहाँ पर होता रहता है। उष्ण व्यापारी पवनों के कारण इंडोनेशिया में समुद्र की जो सतह है वो इक्वाडोर की तुलना में काफ़ी ऊंची और काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और गर्म जल वहाँ पर होने के कारण वहाँ पर जो स्लोप है वो इस प्रकार से बन जाता है कि सारा का सारा जो गर्म पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है और ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्लाउड फॉर्मिंग या बादल बनने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब अपवेलिंग होता है यानी नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर की ओर आता है और ऊपर से गर्म पानी हटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो यूफोटिक जोन होता है वहाँ पर, यूफोटिक जोन का अर्थ होता है वो उथला सागर क्षेत्र जहाँ पर मछलियाँ या विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं वो पनप जाते हैं। ऐसे स्थिति में वहाँ पर मछलियों को भोजन प्राप्त होता है, वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं, वहाँ पर जू प्लैंक्टन्स आएंगे, मछलियाँ आएगी, मछलियों के पीछे पीछे वहाँ पर मछुआरे भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से वाटर का अपवेलिंग वहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी के ठीक विपरीत एक दूसरी जो घटना होती है वो होता है ला नीना। अब ला नीना और अल नीना क्या है, तो इन दोनों में जो फ़र्क है वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अल नीनो में क्या हो रहा है। अल नीनो में आप देखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो गर्म पानी है वो किस तरफ फ्लो कर रहा है, यानी हॉट वाटर है वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। यानी आपका नॉर्थ अमेरिका तथा साउथ अमेरिका के बीच का जो आपका पेरू और इक्वाडोर का जो क्षेत्र है वहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पर गर्म पानी जब इकट्ठा होगा तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर तो होगी अच्छी बारिश, और यहाँ से गर्म पानी यहाँ चला गया तो भारत, इंडोनेशिया का ये जो क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, यहाँ पर बिल्कुल पड़ेगा सूखा। यानी सामान्य स्थितियों में यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन अल नीनो में यहाँ पर सूखा होगा और जहाँ पर सूखा रहता है वहाँ पर होगी बारिश। ये दोनों ही स्थितियाँ क्या होगी अल नीनो में। लाल नीना इसका ठीक उल्टा होता है और लाल नीना की स्थिति में देखिएगा कि ये आपका साउथ अमेरिका का है और ये नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ से गर्म पानी है वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। यानी आपका पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो ये वो जो रीजन है यहाँ पर आपके 120 डिग्री जो ईस्ट है, यानी ये 120 डिग्री का जो ईस्ट है उस जगह पर ये पानी इकट्ठा हो जाता है और ये है आपका 80 डिग्री वेस्ट का रीजन। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या होगी, यहाँ पर बारिश होगी और इस स्थिति में यहाँ पर सूखा रहेगा। तो सामान्य जो स्थितियाँ हैं वो ला नीना की रहती हैं। क्या
अर्थ होता है, लिखिएगा। स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ होता है छोटी लड़की, जैसे कि अल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा, और ला नीना हो गया छोटी लड़की। कभी कभी इसे अल विएको एंटी अल नीनो या एक शीत घटना के नाम से भी जाना जाता है। ये घटनाएं पूर्व मध्य विश्वतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में घटित होती है, जिसमें समुद्री सतह का जो तापमान होता है वह कम हो जाता है। अब कम कैसे हो जाता है, देखिएगा यहाँ पर पानी जो है, यहाँ पर इस सतह की बात कर रहे हैं, ये पूर्वी मध्य, तो यहाँ पर पानी की जो सतह है वह काफ़ी ठंडी हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो गर्म पानी है वह यहाँ पहुँच गया है। कौन लेके गया, तो यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स रहती हैं, वो ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनें इसको यहाँ पर लेकर चली जाती है। इससे समुद्री सतह का जो तापमान होता है उसमें कम से कम 5 क्रमिक त्रैमासिक अवधि में, यानी 3-3 महीनों के अंतर्गत आपके 0.9 फ़ारेनहाइट या उससे भी अधिक कमी देखी जाती है। जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, पूर्वी का अर्थ हो गया कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के पास लगा हुआ जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, उसे पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र कहते हैं, के जल की जो तापमान की तुलना में कम हो जाता है, तो ला नीना घटना देखी जाती है। अगर तापमान बढ़ जाता है पूर्वी प्रशांत महासागरीय तट का, तो उसे अल नीनो कहा जाता है, और घट जाता है तो उसे ला नीना कहा जाता है। अगर तापमान घटेगा तो नो डाउट वहाँ पर उच्च वायुदाब बनेगा, और जब उच्च वायुदाब बनेगा तो वहाँ से निम्न वायुदाब की तरफ सागरीय धाराएं चलेगी। तो ला नीना के अंतर्गत क्या होता है, तो उष्ण कटिबंधीय प्रशांत या कर्क और मकर रेखा के बीच का जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, वहाँ पर सामान्य से ठंडा जल पहुँच जाता है। ये ठंडा जल कहाँ से आया कि ऊपर से गर्म पानी हटा दिया गया। किसने हटाया, आपके व्यापारिक हवाओं ने हटाया, और जो गर्म पानी था वो कहाँ पहुँच गया, ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच गया, और नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ गया। ठंडा पानी नीचे से ऊपर आता है तो उसके साथ मछलियों के लिए खाना भी ऊपर आता है। ला नीना विशेष रूप से क्या है, इसकी विशेषता की बात करते हैं तो पश्चिमी जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सामान्य से कम वायुदाब होना। ये निम्न वायुदाब के क्षेत्र जो होते हैं वो वर्षा में वृद्धि करते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर का अर्थ हो गया, ये प्रशांत महासागर का वह भाग है जो आपके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फिलीपींस तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में लगा हुआ है। इस प्रकार से ला नीना की घटनाएं दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका यानी मेडागास्कर और उसके आसपास के क्षेत्र, उत्तरी ब्राज़ील में सामान्य से अधिक वर्षा की स्थितियों को दिखाती है। ला नीना की घटनाएं जब होती हैं तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अधिक मात्रा में बारिश और बाढ़ आती है। मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सामान्य से उच्च वायुदाब भी ला नीना के द्वारा बनता है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे विश्व में जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। अब इसका क्या प्रभाव रहता है, तो ला नीना का प्रभाव यूरोप पर क्या रहता है, तो अल नीनो के कारण शरदकालीन तूफानों की जो, यानी अल नीनो के कारण जो सर्दियों में आने वाले जो तूफान होते हैं उनकी संख्या को कम करता है। इसलिए यहाँ पर जो सर्दी है वह कम होती है। वहीं यहाँ पर दूसरी तौर पर देखें कि ला नीना के कारण ब्रिटिश जो उत्तरी यूरोप है में कम सर्दी पड़ती है, और दक्षिणी पश्चिमी यूरोप जो है वह काफ़ी अधिक सर्दी पड़ती है, जिसलिए यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इसके कारण बर्फबारी भी देखने को मिलती है। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत इसका क्या प्रभाव रहता है, तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत इसका जो प्रभाव होता है वो इस प्रकार से है। तो वहाँ पर कैरिबियन और मध्य अटलांटिक तट में तूफान के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं, बवंडर की घटनाएँ घटित होती हैं, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के तूफान देखने को मिलते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पेरू और इक्वेडोर के अंतर्गत ला नीना वहाँ पर सूखे का कारण बनता है। यही कारण है कि वहाँ पर अटाकामा का मरुस्थल देखने को मिलता है, और वहाँ का जो मत्स्य उद्योग है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है।
तो दक्षिणी अमेरिका में इसका मत्स्य उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव का अर्थ होता है कि जब ला नीना की घटनाएं होती है तो उस स्थिति में दक्षिणी अमेरिका का जो पेरू और इक्वाडोर का तट है वहाँ पर नीचे से ठंडा पानी ऊपर सतह पर निरंतर आता रहता है, क्योंकि जो गर्म पानी है वो गर्म पानी ट्रेड विंड्स वहाँ से हटा देती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर इस स्थिति में वहाँ पर मछलियों के लिए भोजन प्राप्त होता है और मछली उद्योग वहाँ पर काफ़ी विकसित होता है। तो सकारात्मक प्रभाव तो रहता है ला नीना पर, लेकिन अल नीनो जब रहता है तो दक्षिणी अमेरिका का ये जो तट है वहाँ पर मत्स्य उद्योग नष्ट हो जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की बात करें तो ला नीना के कारण वहाँ पर भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब भूस्खलन की संभावना किस प्रकार से बढ़ती है कि वहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बारिश कम होती है, जैसे कि पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया और चीन के अंतर्गत आता है। और वहाँ पर जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ क्षेत्रों में बहुत अधिक बारिश हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग यानी जो पानी के साथ मिट्टी अपना संगठन कमज़ोर कर लेती है और वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस पर के कारण भारी बाढ़ आती है, क्योंकि सामान्य स्थिति के अंतर्गत ला नीना के कारण वहाँ पर जहाँ जिन क्षेत्रों के अंतर्गत आप अल नीनो की बात करें तो वहाँ पर सूखा रहता है, लेकिन ला नीना के अंतर्गत वहाँ पर भारी बाढ़ देखने को मिलती है। इसी प्रकार से प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट, हिंद महासागर, सोमालिया तट पर भी तापमान में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से सदर्न ऑक्सीलेशन एवं अल नीनो ENSO, अल नीनो एंड सदर्न ऑक्सीलेशन, ये दोनों घटनाएं जो है वो किस प्रकार यानी दक्षिणी दोलन तथा अल नीनो को शामिल करके ENSO कहा जाता है। अल नीनो के कारण भारत का क्या प्रभाव रहता है? भारत पर अल नीनो के कारण यहाँ पर मानसून काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। भारत का जो दक्षिणी पूर्वी जो एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर सूखे की स्थिति रहती है। ला नीना जब आता है तो ऐसी स्थिति में भारत के बहुत बड़े हिस्से में ठंडी हवाएं वहाँ पर चलती हैं। ला नीना वर्ष जब रहता है उस समय दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो भाग है, जिसके अंतर्गत विशेष तौर पर आपका उत्तर पश्चिमी भारत तथा बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर ग्रीष्म मानसून से संबंधित बारिश सामान्य से अधिक होती है। और इस प्रकार से सामान्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी लाभदायक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर कृषि और उद्योग दोनों जो है वो मानसून पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से ला नीना का जो प्रभाव है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सामान्य से अधिक सर्दी भी पड़ती है। ला नीना की जो घटना है उसके कारण साइबेरिया, दक्षिणी चीन से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उसके माध्यम से भारतीय जो उपमहाद्वीप है उस पर काफ़ी प्रभाव रहता है और उष्णकटिबंधीय वायु के साथ मिलकर उत्तर दक्षिणी निम्न वायुदाब तंत्र का ये निर्माण करती है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि जो प्रभाव है यानी अल नीनो और ला नीना जो है वो हमारे जलवायु को काफ़ी अधिक मात्रा में प्रभावित करती हैं और उसकी जो प्रभाव है वो भारत, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व पर इसके जो प्रभाव है वो व्यापक रूप से देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण के संदर्भ में देखें तो ये एक मौसमिक घटना है। इस मौसमिक घटना के कारण विश्व के पर्यावरण में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पर काफ़ी अधिक बारिश हो जाती है और जो क्षेत्र काफ़ी अधिक बारिश प्राप्त करते हैं वहाँ पर बारिश न होने के कारण, अल नीनो की घटना के कारण बारिश न होने के कारण वहाँ पर सूखे की स्थिति होती है, जंगल में आग लगने की घटनाएं घटित होती हैं और विभिन्न प्रकार से वहाँ पर पाई जाने वाली जो जैव विविधता है उसको वहाँ पर प्रभावित होना पड़ता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण के काफ़ी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव इस घटना के माध्यम से देखे जा सकते हैं। धन्यवाद।